हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस में। तो आज का ये सेशन जो है ना, काफ़ी हमारा अलग और इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। आज हम शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन सब्जेक्ट के सुपर 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और आज से ये हमारी नया सीरीज चालू कर रहे हैं, सुपर 20 सीरीज। सुपर 20 सीरीज में हम 20 प्रश्न ऐसे देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एजुकेशन सब्जेक्ट में, शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट में, और अलग अलग जो है हम सेशंस लेने वाले हैं। ये सुपर 20 सीरीज है, तो अगर ये सेशंस आप करेंगे आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। एक और चीज़ बता दूं कि हमारे नॉर्मल सेशन की तरह इस पे हम बहुत समय नहीं देंगे। इसमें हमारा मेन फोकस होगा कि हम क्वेश्चन का सही उत्तर जानें और आगे बढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा इस पे नहीं देना है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर ध्यान ना देके इसमें हमारा मेन फोकस होगा कि क्वेश्चंस क्या हैं, उनके आंसर्स क्या होंगे, क्यों होंगे। थोड़ा-सा मैं ज़रूर एक्सप्लेन बिना किए तो मैं रहूँगा ही नहीं, तो ये होगा। बाकी स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सुपर 20 सीरीज़ को। एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन तैयारी करें, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारा जो है नंबर है 9015958713। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके और आप जुड़ जाइए। बेहतरीन तैयारी आपकी होगी एजुकेशन सब्जेक्ट और पेपर 1 की। सुपर 20 सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण। संशोधित मतलब रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी। दो है ना, एक तो पहले वाला ब्लूम का टैक्सोनॉमी था और एक रिवीजन हुआ है ना, क्रैथवॉल और एंडरसन ने जो किया। तो वो रिवीजन जो हुआ, तो उसमें पूछ रहा है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर कौन सा है। हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन कौन सा है? पहला है अप्लाई, दूसरा है एनालाइज, तीसरा है इवेलुएट और चौथा है क्रिएट। बताइए, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना या सृजन करना, कौन सा हाईएस्ट लेवल है नए ब्लूम टैक्सोनॉमी या रिवाइज ब्लूम टैक्सोनॉमी में, है ना? तो देखिए, मैंने बोला कि ज़्यादा इस पे नहीं। सबसे हाईएस्ट लेवल जो रिवाइज टैक्सोनॉमी था, मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वो 2001 में आया था, और सबसे हाईएस्ट लेवल जो है ना वो क्रिएट को माना गया, है ना। ये इसको रिप्लेस किया गया था, यानी पहले क्या था कि हाईएस्ट लेवल जो है ना वो इवेलुएट था, सिंथेसाइज के बाद था, लेकिन अभी इस सिंथेसाइज के ऊपर क्रिएट आ गया और इसको सबसे ऊपर रख दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये टर्म किसने कॉइन किया था? ये भी आजकल बड़ा फेमस हो रहा है और एनडीए का फेवरेट होता जा रहा है नेम्स पूछने का, तो वही नेम है ये। पहला है ब्रूनर, दूसरा है बैंडुरा, तीसरा है वाइगोस्की और चौथा है जीन पियाजे। लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट वेंडुरा या फिर जिरोम ब्रूनर। क्या होगा इसका सही उत्तर, बताइए। किसने दिया था? जेडपीडी। अच्छा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हम जेडपीडी के भी नाम से जानते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है जेडपीडी के नाम से। तो जेडपीडी का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो ये कहता है कि हमारी, मैंने बोला ना थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर करूंगा, एक्चुअल एबिलिटी हमारी क्या है, और एक मोर नॉलेजेबल अदर या एक किसी ऐसे इंसान जिसको ज़्यादा नॉलेज है हमसे, उनके हेल्प से, उनके असिस्ट से हम कितना कुछ जान सकते हैं, और उसी का डिफरेंस जो होता है उसको हम जेड कहते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट दिया था लेव वाइगोस्की ने। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है, द स्पाइरल करिकुलम कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद। स्पाइरल पाठ्यक्रम या सर्पिल इसको हम कहते हैं। सर्पिल पाठ्यक्रम का जो कॉन्सेप्ट है ये किससे संबंधित है? मतलब नाम दिया हुआ है चार, ये है स्किनर, ब्रूनर, थॉर्नडाइक या फिर जॉन डुई। किससे संबंधित है स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट, सर्पिल पाठ्यक्रम? बताइए। तो देखिए, जो स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट है ना वो ब्रूनर ने दिया था। ब्रूनर का कहना था कि जो हमारा करिकुलम है ना वो आप ऐसे या फिर ऐसे नहीं ले जा सकते, बल्कि इसको ऐसे जाना होगा। मतलब एक बार याद करना है, फिर उसको अनलर्न रीलर्न करके और वापस से उसमें नया नया एडिशन करते हुए हमें आगे बढ़ना है ना। आपको अगर आपके अपने जो ज्ञान का वृद्धि करना है तो आप ऐसे बढ़ेंगे। ये है स्पाइरल करिकुलम का कॉन्सेप्ट, और इसको जो है ब्रूनर ने दिया था। इन्होंने बताया था कि नॉलेज जो है
उसको रिविजिट करके, रिवीजन करके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो धीरे-धीरे करके बढ़ाया जा सकता है ना? यानी ज्ञान का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलता है, वो धीरे-धीरे करके आप जो है ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मेनली फोकसेस ऑन, निर्माणात्मक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? पहला है फाइनल ग्रेड, दूसरा इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग लर्निंग, तीसरा ऑप्शन है सर्टिफिकेशन या प्रमाणन, चौथा ऑप्शन है सिलेक्शन या चयन। बताइए क्या होगा? निर्माणात्मक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? इसको हम एफए के भी नाम से जानते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये ड्यूरिंग द लेक्चर, कक्षा के दौरान ही अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो इसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। और इसका फोकस क्या फाइनल ग्रेड पे होता है क्या, या फिर सर्टिफिकेशन या सिलेक्शन? नहीं, ये तीनों नहीं होगा, बल्कि अगर आप लर्निंग के दौरान ही चाहते ही कुछ सुधार हो तो इसके लिए आप करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, और यही होगा इसका सही उत्तर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना? कि वही फीडबैक दे देता है ये लर्नर्स को कि कैसे वो अपने लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, और टीचिंग भी साथ साथ चलता रहता है। पांचवा प्रश्न हमारा है कि कौन सा दर्शन, कौन सी फिलॉसफी जो है वो विद्यार्थी की स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति पर बल देता है, एम्फेसाइज करता है फ्रीडम ऑफ द लर्नर और सेल्फ एक्सप्रेशन पे, खुद का आत्म अभिव्यक्ति, अपने विचार को व्यक्त करना, सेल्फ को एक्सप्रेस करना। पहला है आदर्शवाद, आइडियलिज्म, दूसरा है प्रायोगिकवाद या प्रैग्मेटिज्म, तीसरा है प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म, और चौथा है यथार्थवाद या रियलिज्म। बताइए कौन सा फिलॉसफी जो है वो फ्रीडम देता है लर्नर को और सेल्फ एक्सप्रेशन का जो सुविधा उनको देता है, खुद को आत्म व्यक्ति पर बल देता है। जो उसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकृतिवाद। नेचुरलिज्म जो है ये सपोर्ट करता है फ्री और नेचुरल डेवलपमेंट। इसमें नेचुरलिज्म कहता है कि भाई अगर जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा अवरोध ना हो, बहुत ज़्यादा उसको आप आर्टिफिशियल मत बनाइए, जैसा चल रहा है, जैसा नेचर चाहता है वैसा करने दीजिए, है ना? यानी शिक्षार्थी को आप स्वतंत्रता दीजिए और उसको आत्म व्यक्ति की आज़ादी दीजिए। तो ये होगा इसका सही उत्तर। छठा प्रश्न हमारा है, एक्शन रिसर्च इज प्राइमरली कंडक्टेड बाय, बताइए क्रियात्मक अनुसंधान मुख्यतः कौन करता है? पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल एक्सपर्ट यानी बाहरी विशेषज्ञ, दूसरा है टीचर देमसेल्फ यानी शिक्षक स्वयं, तीसरा है प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर, और चौथा ऑप्शन है अभिभावक यानी पेरेंट्स। कौन करता है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान? जो एक्शन रिसर्च है ना वो किया जाता है खुद टीचर द्वारा। एक्शन रिसर्च त्वरित यानी तुरंत अगर रिजल्ट देख रहे हैं तो उसके लिए किया जाता है। तो क्लास में अक्सर टीचर्स लागू करते रहते हैं छोटे छोटे, आपने देखा होगा कि जैसे सीट चेंज कर देना या फिर कुछ नया करके चेक करना कि ये काम कर रहा है कि नहीं, कुछ नए तरीके से पढ़ाना। तो एक्शन रिसर्च जो है ना प्राइमरली टीचर्स द्वारा, शिक्षकों द्वारा ही इसको कंडक्ट किया जाता है ना? तो यही होगा इसका सही उत्तर। टीचर जो है वो खुद करते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, एनसीएफ 2005 के बारे में है। एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये 2005 वाला जो एनसीएफ है हमारा, ये किस चीज़ को स्ट्रांगली प्रमोट करता है, यानी किस पर ये जोर देता है? रटने के ऊपर जोर देता है क्या, या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग यानी रचनावादी अधिगम, या फिर शारीरिक दंड कॉर्पोरल पनिशमेंट, या फिर व्याख्यान आधारित शिक्षण लेक्चर बेस्ड टीचिंग? तो इसका सिंपल सादा आंसर है बी। पहली बार जो है वो विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण के बारे में इसी में बात किया गया था, जिसमें रचनावादी अधिगम कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग के बारे में बात किया गया। बोला गया कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ना ये बढ़ावा देता है लर्नर सेंट्रिक नॉलेज कंस्ट्रक्शन को, कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा हो, है ना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर किसे माना जाता है? पहला है ऑप्शन स्किनर, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है वॉटसन, और चौथा है पाउलो, है ना? स्किनर, थॉर्नडाइक, वॉटसन और पाउलो। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी किसको कहा गया है? आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्किनर, थॉर्नडाइक, वॉटसन या पाउलो? तो मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक जिसको माना गया है वो है आपका थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक वो नाम है, और थॉर्नडाइक जो है ये साइकोलॉजी को एजुकेशन में सिस्टमेटिकली इन्होंने ही लाया, है ना? यानी कि
मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे लगाना है, ये काम जो है ना, ये थॉर्नडाइक ने किया, थॉर्नडाइक ने। तो इसीलिए इनका नाम इसमें आता है। इसको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी, आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। नवा प्रश्न है, प्रभाव का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? बैंडुरा, थॉर्नडाइक, कोलर या फिर पावलो? किसने दिया था प्रभाव का सिद्धांत, लॉ ऑफ इफेक्ट? बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो दिया था थॉर्नडाइक ने। प्रभाव का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने बताया था कि हमारा बिहेवियर जो होता है ना, हमारा जो व्यवहार होता है, बिहेवियर जो होता है ना, ये और ज़्यादा मजबूत होता जाता है, और ज़्यादा स्ट्रेंथन होता जाता है अगर हम सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंस देखते हैं। मान लीजिए कि आपने 6 मारा, तो फिर से आप जो है और ज़्यादा 6 मारना चाहेंगे क्रिकेट में। अगर आपने 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में एक बार स्कोर कर दिया, तो हर बार आप चाहेंगे कि आप इतना स्कोर करें, क्योंकि आपको लगेगा कि उसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, लोग आपकी वाहवाही करेंगे। तो वो क्या है? ये प्रभाव का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने बताया था। तो उस बिहेवियर का होना और ज़्यादा सुनिश्चित हो जाएगा अगर उसका प्रभाव सैटिस्फाइंग होगा, अगर उसका प्रभाव जो है वो हमारे मन के मुताबिक होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? दिव्यांगों के लिए अलग विद्यालय या सेपरेट स्कूल फॉर डिसेबल्ड होता है क्या? या फिर केवल घर पर शिक्षण, होम स्कूलिंग ओनली? या सभी के लिए एक ही व्यवस्था में शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल अंडर वन सिस्टम? या फिर स्पेशल करिकुलम फॉर गिफ्टेड ओनली, केवल प्रतिभावान का विशेष पाठ्यक्रम? इंक्लूसिवनेस का मतलब ही क्या होता है? समावेशिता का मतलब होता है कि हम सबको शामिल करें अपने पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, हमारे यहाँ सबके बारे में सोचा जाए और इक्विटी के बारे में बात किया जाए, है ना? है ना? यानी कि सिर्फ इक्वालिटी नहीं, इक्विटी, जिसको जैसी जरूरत उसको वैसा जो है आप सुविधा प्रदान करेंगे, यही है इंक्लूसिव एजुकेशन। और इंक्लूसिव एजुकेशन में जो बच्चे हैं उनके हिसाब से हमें अपने सुविधाओं को, अपने स्कूल्स को चेंज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करना है, बच्चों को नहीं बदलना है, अपने आप को, है ना? तो ये जो है, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सभी के लिए एक ही व्यवस्था में, कोई अलग थलग स्कूल वगैरह नहीं, सभी के लिए एक ही व्यवस्था में शिक्षा। तो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना, कि इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी सबको मिले। 11वां प्रश्न हमारा कि इवैल्यूएशन या मूल्यांकन में जो आकलन है, जो असेसमेंट है, उसका फोकस क्या होता है? आकलन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? निर्णय लेने पर या डिसीजन मेकिंग, डेटा एकत्र करना और व्याख्यान पर, गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, प्रेरणा पर, मोटिवेशन पर, या फिर दंड पर, पनिशमेंट पर? इवैल्यूएशन में असेसमेंट का फोकस किसके ऊपर होता है? देखिए, इवैल्यूएशन में असेसमेंट का फोकस जो होता है वो किसके ऊपर होता है, बताइए। इवैल्यूएशन में असेसमेंट का फोकस होता है डेटा को एकत्र करना, उसकी व्याख्यान करने के ऊपर, है ना? बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जब हम बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे, किसने स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात किया था? संज्ञानात्मक विकास के चरणों के बारे में किसने बात किया? स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एरिक एरिक्सन ने, जीन पियाजे ने, फ्रॉइड ने, या फिर लेव वाइगॉस्की ने? बताइए। तो देखिए, जब भी संज्ञानात्मक विकास के चरणों के बारे में बात करेंगे, जैसे इसको हम कहते हैं SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, जो बच्चा एकदम छोटा होता है उसके लिए होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है एक, है ना? एक होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और एक होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है ना? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अपने सेंसेस के माध्यम से किसी चीज को टच करके, फील करके समझता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है ना, इसमें बच्चा जो है वो सेंट्रेशन आता है इसके बहुत ज़्यादा, उसको लगता है कि पूरा दुनिया उसी के अराउंड घूम रहा है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा अभी भी जो है वो कॉन्सेप्ट वो समझ नहीं पाता, उसको लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो है वो नहीं समझ पाता, चीज़ें जो उसके सामने दिखती हैं उसी को वो समझ सकता है। फॉर्मल ऑपरेशनल में अब एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी वो समझ पाता है, यानी 14 साल से ऊपर या 12 या 13 साल के ऊपर के उम्र में फॉर्मल ऑपरेशनल आ जाता है। तो ये स्टेजेस जीन पियाजे ने इसके बारे में बात किया था। जीन पियाजे इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न हमारा, लर्निंग बाय इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, ये किसने एक्सपेरिमेंट किया? ये प्रयोग किस पर हुआ था? बताइए।
किस पर प्रयोग हुआ था? मतलब ये जानवरों का या पक्षियों का नाम है, जैसे चिंपैंजी है, कुत्ता है, बिल्ली है, कबूतर है, किसके ऊपर ये लर्निंग बाय इनसाइट एक्सपेरिमेंट हुआ था? इनसाइट मतलब क्या होता है कि एक ही बार चमक जाता है। कई बार आपने देखा होगा ना कि कोई चीज़ एक ही बार आपको चमक जाएगा कि अच्छा इसका ये होगा, तो ये इसका आंसर ये होगा। तो वो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो वो किसके ऊपर किया गया था? है ना? और किसने किया था ये भी अगर मैं आपसे पूछ दूँ तो वो भी बेहतर होगा, है ना? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चिंपैंजी। चिंपैंजी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और किसने किया था? कोलर ने किया था। कोलर ने किया था ये एक्सपेरिमेंट और शायद उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था मे बी आई एम नॉट वेरी श्योर, एक बार से चेक करना होगा। तो उसमें क्या कि उसको चिंपैंजी को एक जगह बंद कर दिया गया था और उसमें कुछ-कुछ चीज़ें रखी हुई थी और उसको जो है ऊपर से शायद उसके लिए खाना या कुछ लटका था, उसको अपने दिमाग में लाना था कि कैसे उस लटके हुए फ्रूट को या कुछ कैसे वो लेगा। तो अलग-अलग चीज़ें थी, कोई भी चीज़ अकेले वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता था। तो वो इनसाइट एक ही बार उसके दिमाग में कुछ चमका कि हाँ, ऐसे करेंगे तो होगा, तो ये लर्निंग बाय इनसाइट एक्सपेरिमेंट जो है चिंपैंजी के ऊपर किया गया था। अब ये स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसका समर्थन करता है? स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? टेम्पररी सपोर्ट। जैसे आप जब छोटे थे तो आपके साइकिल में साइड-साइड में 2 पहिए लगे होते थे ना? जब आप साइकिल चलाना सीखते थे तो आपके पीछे आपके मम्मा या पापा जो है वो खड़े होके और आपको सपोर्ट करते थे, वो स्कैफोल्डिंग था। तो टीचिंग में स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? पहले से तैयार उत्तर, रेडीमेड आंसर्स होता है या फिर क्रमिक सहारा, स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट होता है या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन होता है या फिर रटंत विद्या या रटंत सीखना होता है, क्या होता है बताइए? देखिए, अगर हम बात करें टीचिंग में, तो टीचिंग में जो स्कैफोल्डिंग होता है ना, वो होता है स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट। आप क्रमिक रूप से सहारा देते हैं बच्चों को और जैसे-जैसे वो सीखते जाते हैं, धीरे-धीरे आप सहारा हटाते जाते हैं, है ना? इसी को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। और ये स्कैफोल्डिंग कौन करता है? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। और मोर नॉलेजेबल अदर कौन? कोई भी हो सकता है मोर नॉलेजेबल अदर, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान हो। 15वां प्रश्न है हमारा कि क्लासरूम कम्युनिकेशन या कक्षा संप्रेषण में नॉइज़ का जो कॉन्सेप्ट है, शोर का जो कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मतलब है? सिर्फ तेज आवाज़, ओनली लाउड साउंड, या फिर संदेश में बाधा डालने वाली कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स मैसेज, या फिर विद्यार्थियों से प्रश्न, विद स्टूडेंट्स का क्वेश्चन, या फिर शिक्षक की प्रतिक्रिया, टीचर का फीडबैक। बताइए क्लासरूम कम्युनिकेशन में नॉइज़ का क्या मतलब है? क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो नॉइज़ है ना, कोई भी चीज़ अगर आप कोई मैसेज, कोई संप्रेषण, कोई संदेश देना चाहते हैं, तो उसको में अगर बाधा पहुँचा रहा है, तो वो नॉइज़ हुआ, है ना? तो बी ऑप्शन। अब कोई एक चीज़ नॉइज़ नहीं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है बच्चे तेज़ चिल्लाने लगे, हो सकता है जब आप पढ़ा रहे हैं तभी बीच-बीच में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो भी, तो कुछ भी है। एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स द मैसेज इज़ नॉइज़, है ना? तो ये हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन-सा अफेक्टिव डोमेन ऑब्जेक्टिव नहीं है? निम्न में से कौन-सा भावनात्मक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? अफेक्टिव डोमेन जो आपका ब्लूम का टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव और अफेक्टिव दोनों के लिए था ना, ब्लूम ने दिया था। तो बताइए रिसीविंग, वैल्यूइंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से अफेक्टिव डोमेन का ऑब्जेक्टिव एक कौन-सा नहीं है ना? देखिए, जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन वाला है ना, ये नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है। संकल्पना निर्माण ये कॉग्निटिव डोमेन का क्षेत्र है। रिसीविंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन ये सभी अफेक्टिव डोमेन में आता है। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पर। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। ये किसका कथन है? बताइए। पहला है जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, जो जेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक है उनका, बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादियों का, ह्यूमनिस्ट मानववादियों का, या फिर साइको एनालिस्ट मनोविश्लेषक का। किसका ये एक कथन है? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। बताइए क्या होगा? जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। जो बिहेवियरिस्ट हैं, जो व्यवहारवादी हैं, उनका यही मानना होता है कि जो लर्निंग होता है ना, वो व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन। लर्निंग अगर सक्सेसफुल हुआ तो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होगा ही होगा। ये बिहेवियरिस्ट्स का मानना होता है, जो व्यवहारवादी हैं उनका मानना होता है।
बिहेवियरिज्म जो है वो व्यवहारवाद जो है वो डिफाइन करता है लर्निंग को एक ऑब्जर्वेबल चेंज के रूप में, यानी एक ऐसा बदलाव जिसको आप ऑब्जर्व कर पाएँ, ऑब्जर्वेबल चेंज, एक ऐसा बदलाव जिसको आप ऑब्जर्व कर पाएँ, तो यही होगा इसका सही उत्तर। अब हमारा 8वां प्रश्न है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या मेज़र करता है? क्राइटेरियन आधारित परीक्षा क्या मापता है? पहला है कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच तुलना। दूसरा ऑप्शन है मास्टरी ऑफ डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी निर्धारित अधिगम उद्देश्यों में निपुणता। तीसरा ऑप्शन है इंटेलिजेंस लेवल, यानी बुद्धि का स्तर। और चौथा ऑप्शन है पर्सनालिटी ट्रेड्स, यानी व्यक्तित्व गुण। बताइए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बारे में पूछ रहा है। एक होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो बताइए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो है वो क्या मेजर करता है? तो पहले से याद रखिएगा कि क्राइटेरिया सेट होता है, उसको हम क्राइटेरियन कहते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में आप पीयर टू पीयर ही कंपैरिजन करते हैं, यानी एक विद्यार्थी के नंबर से दूसरे विद्यार्थी के नंबर को कंपेयर करके और उसका एक जो है ना आप कंपैरेटिव स्कोर निकालते हैं। वही क्राइटेरियन टेस्ट में सिंगल स्कोर निकलता है। तो स्टूडेंट्स का वन कंपैरिजन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में नहीं होता है। जो पर्सनालिटी ट्रेट, इंटेलिजेंस लेवल और मास्टरी ऑफ डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में से क्या होगा, आप बताएंगे आप? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्धारित अधिगम उद्देश्यों में निपुणता, यानी आपने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि इतने नंबर आप लाओगे तो फर्स्ट आ जाओगे, तो यानी आपने निर्धारण कर दिया है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट है, अगर उसको आप अचीव करते हैं तो आपको मिल जाता है ये। तो ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, मास्टरी ऑफ डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, है ना? तो यही होगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न पर। द मेजर फोकस ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज, शैक्षिक समाजशास्त्र का मुख्य केंद्र क्या है? पहला है इंडिविजुअल पैथोलॉजी, यानी व्यक्ति की विकृति। दूसरा है शिक्षा और समाज का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विद सोसाइटी। तीसरा ऑप्शन है बिजनेस मैनेजमेंट या व्यापार प्रबंधन। और चौथा ऑप्शन है ब्रेन फंक्शनिंग, मस्तिष्क क्रिया। क्या होगा बताइए? एजुकेशनल सोशियोलॉजी का मेजर फोकस क्या होता है? एजुकेशनल सोशियोलॉजी यानी शैक्षिक समाजशास्त्र का जो मेजर फोकस होता है ना, वो होता है रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विद सोसाइटी, यानी शिक्षा का समाज से क्या संबंध है, इससे मेनली इसका फोकस होता है। मेनली इससे मतलब होता है, ये एग्जामिन करता है कि एजुकेशन सोसाइटी पर क्या असर डालता है, सोसाइटी एजुकेशन पर क्या असर डालता है, यानी इन दोनों के म्यूचुअल इफेक्ट को ये जांचता है। तो यही होगा इसका सही उत्तर। और इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सुपर 20 क्वेश्चन के 20वें यानी आखिरी प्रश्न पर। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ, प्रोग्राम्ड शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविज्म, दूसरा ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेंट कंडीशनिंग और चौथा ऑप्शन है साइको एनालिसिस, यानी रचनावाद, शास्त्रीय अनुकूलन, संचालक अनुकूलन या फिर मनोविश्लेषण। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन किसके ऊपर बेस्ड होता है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि पहले से ही जो है सारी चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं कि कैसे पढ़ाना है, कितने घंटे का या मिनट का लेक्चर होगा, सारी चीज़, है ना? तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग या संचालक अनुकूलन के ऊपर होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को दिया किसने था? तो ये स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात किया था कि इन्होंने बोला था कि छोटे-छोटे अगर आप स्टेप्स लेते हैं, स्मॉल स्टेप्स लेते हैं, अगर आप बीच-बीच में हेल्प प्रोवाइड करते हैं, रीइंफोर्समेंट देते हैं और अगर आप प्रतिक्रिया यानी फीडबैक देते हैं, तो लर्निंग बहुत बेहतर होता है और व्यवहार में परिवर्तन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो यही जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग कहता है और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। आप धीरे-धीरे करके छोटे-छोटे स्टेप्स करके आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम होता है पहले से ही कि पहले ये बढ़ाना है, फिर ये, बीच-बीच में आप हेल्प करते जाते हैं, जहाँ गलती होता है वहाँ फीडबैक देते जाते हैं, यही होता है ना? ट्रेनिंग वगैरह में यही तो होता है, तो वही है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आज का ये हमारा जो क्लास था ये पसंद आया होगा आपको और साथ ही साथ ये हमारा जो नया सीरीज़ हमने चालू किया है, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट में इस पर्टिकुलर क्लास से कुछ हेल्प हुआ और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि ऐसे क्लासेस को हम आगे भी कंटिन्यू कर सकें। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, हमारे ज्ञानस्थली क्लासेस के साथ, तो 9015958713 इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं एक बेहतरीन टीम के साथ, एक बेहतरीन बैच के साथ, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं कवर करने वाला हूँ सारी चीज़ें। और
आप जो है वो पेपर 1 के लिए भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ कवर करता हूँ। पेपर 2 में मैम भी रहती हैं, मैं भी अब आ चुका हूँ, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्मूथली हम आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो फ़ायदा ये है कि आपको दिसंबर बैच भी मिल जाता है और साथ ही साथ जून 2026 तक का वैलिडिटी हो जाता है। इसमें बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें, मॉक टेस्ट मिल जाता है, ऐप में आप दे सकते हैं, जो हमारा ऐप है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर सारे ही आपके लेक्चर्स मिल जाते हैं। आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाता है जहाँ पर आप डायरेक्टली हमसे 1 टू 1 व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, कॉल से बात कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएँ हैं। ज़रूरी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ, अगले लेक्चर के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।